केतुलइयो एम महाशक्ति। आज साध्य चंद्र कुमार क्रमांक 1287, दिन शनिवार, तारीख 16 अगस्त 2025। और आज जो विशेष रखा है टॉपिक, हमने रखा है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस अंडर इनकम टैक्स एक्ट। हम आदरणीय डॉक्टर एस एस भूरे साहब जो कमिश्नर इनकम टैक्स हैं, और हमारे आज के स्पीकर जो है वैभव गोयल जी हैं। तो हम आदरणीय भूरे साहब से निवेदन करते हैं कि थोड़ा सा इसके विषय में जानकारी दें। आदरणीय भूरे साहब। आदरणीय श्री ए के शर्मा साहब, श्री देव ऋषि जी, श्री अभिषेक शर्मा जी, अरविंद नेगी जी, अशोक शेखरी साहब, अतिशय जी, जितेंद्र मोहन जी, के शर्मा मैडम, सुषमा शर्मा जी, वीएन चौधरी साहब, वैभव गोयल और सभी को विशेष रूप से आज का जो ये कार्यक्रम है, जो नए इनकम टैक्स एक्ट में कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ ऑफ लॉसेस के लिए जो प्रोविजंस बने हैं उनसे अवगत कराने के लिए हम इनका बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। और सबसे अच्छी चीज ये है कि ये इतना उपयोगी विषय है जिसमें आम जन जितने भी टैक्स पेयर हैं वो विशेष रूप से इसमें लाभान्वित होंगे। और माननीय वित्त मंत्री महोदया ने जो अभी पूरे चीफ कमिश्नर्स की एक पूरी कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि पूरे इनकम टैक्स विभाग को एक पूरा ट्रेनिंग का प्रोग्राम चलाना पड़ेगा आने वाले 3-4 महीने के लिए, क्योंकि जो पुरानी धाराएं थी वो सारी एक नए सीक्वेंस में आ गई हैं। और प्रधानमंत्री जी ने भी लाल किले की प्राचीर से कल संबोधित करते हुए बताया कि लगभग 280 के आसपास ऐसी धाराएं हैं जिनको जो इरिलेवेंट हो गई थी, जो कि प्रासंगिक नहीं थी, और उनको भी हटा करके पूरे एक्ट को बहुत साइंटिफिक कर दिया गया है। इस साइंटिफिक बनाने की प्रक्रिया में पूरे विभाग में लगभग 100 से ज्यादा कमेटियां बनी थी, और उन्होंने अलग अलग टॉपिक्स ले करके और उस पर पूरा मंथन करके और फिर इस एक्ट का पूरा डिजाइन तैयार किया है। और इसमें लगभग जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी उसने 76 के आसपास संशोधन जो है प्रस्तावित किए थे, वो सारे के सारे मान लिए गए, और उनको ध्यान में रखते हुए फिर से रिडिजाइन किया गया एक्ट को, फिर से उसको क्रॉस रेफरेंसिंग हुई। और पुनः जो है एक बार जब वापस लिया गया तो लोगों को ऐसा लगा कि क्यों पुराना वाला बिल वापस लिया गया, और उसके बाद संशोधित बिल प्रस्तुत किया गया और 5 मिनट के अंदर वो बिल लोकसभा में पास हो गया। तो कहने का मतलब कि जो नए प्रोविजंस हैं उसमें काफी थॉट दिया गया है, उनमें प्रॉपर तरीके से क्रॉस रेफरेंसिंग की गई है, लैंग्वेज बहुत लूसिड बनाई गई है। और जैसा कि सबको विदित है कि इनकम टैक्स एक्ट एक बहुत ही डायनेमिक एक्ट है, और हर साल बजट के माध्यम से उसमें संशोधन होते आए हैं। तो जो चारों तरफ अफवाहें उड़ती हैं कि अब तो इनकम टैक्स एक्ट खत्म हो जाएगा, केवल एक्सपेंडिचर टैक्स लगेगा, खर्च के आधार पर ही लगेगा, और मोदी जी पूरी नई व्यवस्था लाने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमने देखा कि कई बार इस सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस नहीं है। इस सरकार ने बहुत निर्णय लिए हैं, कड़े निर्णय लिए हैं, और उसमें जो विशेषज्ञों की राय थी उसी को मद्देनजर रखते हुए ही प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री वित्त मंत्री महोदया ने कई बार तमाम सारे संशोधन किए हैं। कुछ ऐसे स्टेप हुए हैं जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ, या जीएसटी बिल आया, या फेसलेस व्यवस्था लाई गई, तो वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हुए। लेकिन गवर्नमेंट ने नए प्रयोग करने की कोशिश की है, सुधार लाने की कोशिश की है, और उस क्रम में हो सकता है कुछ गलतियां हुई हों, तो उसके सुधार के लिए फिर से वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री कटिबद्ध हैं। ये जो भावना है ये देख करके हर्ष होता है। और हमें अपार खुशी इस बात की है कि न केवल इनकम टैक्स विभाग के अधिकारीगण, बल्कि जो हमारे काउंसिल्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनके तरह तरह के इनपुट वो आए, और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के माध्यम से 1500 पेज के रेफरेंसेज आए थे, जिसको हमारी कमेटीज ने उसको आत्मसात किया और उसके बाद पूरे एक्ट को फिर से सुधार करके प्रस्तुत किया है। तो मैं हृदय से साधुवाद देना चाहता हूँ कि वैभव जी ने ये प्रयास किया है कि जो नए प्राविधान आए हैं कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस के, सेक्टर 72 से लेके 80 तक के जो भी प्राविधान हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। बिजनेस में 8 साल तक का जो कैरी फॉरवर्ड का नियम था, और डिप्रिसिएशन को पूरे टाइम तक, किसी भी टाइम तक उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे, और लॉसेज बहुत सारे हेड्स में होते रहे हैं। उसके लिए कुछ हो सकता है ऐसे सुझाव भी आए, कुछ ऐसे कंसर्न भी शो हों, जो कि गवर्नमेंट को उसको ध्यान में रखते हुए उसको फिर से व्यवस्था देने की जरूरत पड़े। तो इस तरीके का जब डिस्कशन चलेगा, तो और अगर पूरे टैक्स पेयर्स उसके लिए कंसर्न शो करेंगे तो हो सकता है कि उसमें कुछ संशोधन भी हों।
तो मैं अभी से ये जो पठन पाठन की प्रक्रिया है उसमें एक नेतृत्व प्रदान करने के लिए श्री ए के शर्मा जी का हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं कि ये जो टैक्स निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई है उसके प्रति हमारे सभी सहभागियों को अवगत कराना और ऐसे विद्वान स्पीकर्स को ला करके अपने मंच में और फिर उनसे उस पे वाद विवाद और विचार और चिंतन कराना, ये जो प्रक्रिया है, ये जो लीडरशिप आपने दिया है, इसके लिए आपका विशेष रूप से साधुवाद। और हमारे विभाग को तो लाभ हो ही रहा है इस तरीके के आयोजनों से। इनकम टैक्स के का जो काम है, जो हमारा विभाग जो काम करना चाहिए वो आप हल्का कर रहे हैं, हाथ बटा रहे हैं। और देश में जो हमारे टैक्सेशन की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है, इसके लिए मैं बहुत हर्ष प्रकट करता हूं। और मैं ऐसी सद्भावना है मेरी और शुभकामनाएं देता हूं कि ये सीरीज केवल यहीं खत्म ना हो, बल्कि टैक्स के ऐसे जो विचार और चिंतन के शालाएं हैं और कार्यक्रम हैं और ऐसे जो प्रवचन है वो लगातार चलते रहें, कई सीरीज में चलते रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर वोरे साहब, आपने हमको फीडबैक दिया। अब हम आदरणीय वैभव गोयल साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन अपना जारी रहिए। तो वैभव जी, आज अभी हम लोग ना पुराने, क्योंकि चलेगा एक्ट ये मार्च तक चलेगा ना, तो पहले भी हम लोग पुराने पे फोकस कर लेते हैं, क्योंकि ये तो 1/4/26 से स्टार्ट होगा हमारा। तो जो पुराने प्रोविजन से या कोई इसमें कोई चीज चेंजिंग हो तो वो देख लीजिएगा, है ना। तो सर, मैंने पुराने प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए और जो नए बिल में जो थोड़ा बहुत बहुत ही माइन्यूट सा चेंजेस, जैसे भदौरिया जी सर ने भी बताया था कि जी। इस बिल में नई चीज लाने का प्रयास नहीं है, सिंप्लीफिकेशन का प्रयास है। चीजों को जो रिडंडेंट सेक्शन से उन्हें हटाने का प्रयास है और सिंप्लीफिकेशन का प्रयास है। तो मैंने दोनों चीजों में एक समानांतर कोशिश की है कि मैंने नए प्रोविजन को भी साथ में रखते हुए और कुछ एक्सप्रेशंस जो उन्होंने डिलीट किए हैं उसका इफेक्ट क्या पड़ सकता है वो मैंने इस प्रेजेंटेशन में कोशिश की है कि मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकूंगा। ठीक। सर, अभी अगर एक अगर आप रिक्वेस्ट। अनुमति दे तो मेरे पास 3-4 क्वेरी चाहिए, तो आपके माइंड में रहेंगी। एक तो क्वेरी आई थी कि कैन बिजनेस लॉस बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी इनकम। दूसरी थी कैन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी बी कैरिड फॉरवर्ड। नंबर थर्ड, इज देयर एनी अपर लिमिट ऑफ सेट ऑफ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नंबर फोर, कैन नॉर्मल बिजनेस लॉस बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। बाकी तो जब क्वेरी बाद में आएंगे तो देख लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत सर, ये सब क्वेरीज ना मेरे जो प्रेजेंटेशन रहेगी उसमें ये एड्रेस होती ठीक चलेंगी। ठीक है। और अगर कोई क्वेरी एड्रेस होने से रह जाती है तो आप मुझे लास्ट में याद दिला वो ले लेंगे क्वेश्चन सब ले लेंगे। ठीक है ना, बहुत बहुत। सर, आप अगर मेरे को स्क्रीन अलाउ कर दें सर जी तो। जी जी, मैंने कर दिया। सर, हाँ। अ, शर्मा सर का, बाकी सभी गेस्ट्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अरविंद शर्मा सर का खासकर धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया कि मैं अपनी बात इस इनकम सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के विषय पर आप सबके सामने मैं अपनी बात रख सकूँ। सर, प्राइमरीली आई विल बिगिन माय डिस्कशन अराउंड द जनरल रूल्स। सर, जो जनरल रूल्स ऑफ सेट ऑफ हैं वो हमें पहले जानने होंगे कि कैसे कैसे हम एक लॉस को दूसरे इनकम से कैसे सेट ऑफ कर सकते हैं। सेक्शन 70 जो पुराने एक्ट का जो करंट एक्ट चल रहा है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, ये कहता है कि भाई आपको इंट्रा हेड एडजस्टमेंट कैसे करने हैं। सेक्शन 71 कहता है कि इंटर हेड एडजस्टमेंट आपको कैसे करने हैं। और सिमिलरली सर, वही प्रोविजन सेक्शन 108 इनकम टैक्स बिल 2025 में है, सेक्शन 109 इनकम टैक्स बिल 2025 में। ये प्रोविजन बिल्कुल पैरे मटेरियल सिंपल है, जैसा सर ने बताया, भदौरिया सर ने बताया। अब जो नई बिल में जो लैंग्वेज है इतनी सिंपल है कि पढ़ने के बाद कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि उसे समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल आम भाषा में लिखा हुआ है। तो जनरल रूल हमारा अभी जो क्या कहता है सर, मैं सर रेफरेंस अभी अभी पुराने एक्ट का ही दूंगा सर, लेकिन वो मतलब और सेम मीनिंग नए बिल में भी है। सर, जो जनरल रूल ये कहता है कि भाई आपका किसी भी हेड ऑफ इनकम में लॉस है सर, पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं सर हमारे कितने हेड्स होते हैं इनकम के। सबसे पहला होता है सर सैलरी, दूसरा होता है हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा होता है बिजनेस, चौथा होता है कैपिटल गेन, पांचवा होता है अदर सोर्सेज। तो हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम प्राइमरीली हैं। इन 5 हेड्स ऑफ इनकम में अगर ये कहता है सेक्शन 70 कि भाई कैपिटल गेन्स में अगर लॉस है तो उसे एक तरफ अलग रख लीजिए, उसको हम अलग से डील करेंगे। अगर आपका कोई भी लॉस
किसी भी हेड में है अदर देन कैपिटल गेन्स, तो आप उस लॉस को किसी भी हेड की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं सर। क्या कहने का मतलब ये हुआ कि सर मेरे पास अगर पीजीबीपी में लॉस है तो मैं कैपिटल गेन्स की इनकम से भी उसे सेट ऑफ कर सकता हूं। पीजीबीपी का लॉस मैं कैपिटल गेन्स की इनकम से भी सेट ऑफ कर सकता हूं। ये सेक्शन 71 सब सेक्शन 2 में भी इस बात को दोहराया गया है। सिर्फ अब मैं बात करता हूं सर एक्सेप्शंस की सर। अब इस जनरल रूल के एक्सेप्शंस क्या हैं? जैसे आपने सवाल पूछा था कि भाई क्या हम पीजीबीपी का लॉस सैलरी से सेट ऑफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर सेक्शन 70 सब सेक्शन 1 की बात करूं तो वो तो कह रहा था कि भाई पीजीबीपी का लॉस किसी भी हेड ऑफ इनकम से हम सेट ऑफ कर सकते हैं। अब ये कह रहा है कि एक्सेप्शन 1 सेक्शन 71 सब सेक्शन 2 कैपिटल ए ये कहता है सर कि पीजीबीपी का लॉस आप सैलरी इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो हमारे सामने पहला एक्सेप्शन जो आया वो आया कि भाई सैलरी इनकम से हम इसे सेट ऑफ नहीं कर सकते। दूसरा, जैसा आपने सवाल पूछा था कि भाई क्या हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो लॉस है उसमें कोई कैपिंग है, और वो कैपिंग है तो वो कैसे है? तो सर हमको ये मानना होगा कि जो हाउस प्रॉपर्टी में जो लॉस है अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से जनरेट होता है तो हम न्यू स्कीम में उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का जो लॉस है ओल्ड स्कीम में ही ले सकते हैं सर। लेकिन अगर मैं लेट आउट वाली बात करता हूं, मेरी प्रॉपर्टी लेट आउट है और उसके बाद मेरे यहाँ उसमें लॉस आ रहा है सर, तो लॉस की जो कैपिंग है सर वो 2 लाख रुपीस तक है सर। मैं जो लॉस सेट ऑफ क्लेम कर सकता हूं ड्यूरिंग द ईयर अपनी अदर इनकम में से, क्योंकि मेरा जनरल रूल तो ये कहता है कि मैं उस लॉस को सैलरी से भी सेट ऑफ कर सकता हूं, अपनी अदर पीजीबीपी इनकम से भी कर सकता हूं, कैपिटल गेन से भी कर सकता हूं, अदर सोर्सेज से भी कर सकता हूं। हाउएवर द लिमिट ऑफ द कैपिंग हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली ₹2 लाख। तो जो सर आपका एक सवाल था वो यहाँ एड्रेस हो गया कि भाई हम हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो 2 लाख रुपीस तक सेट ऑफ कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू वो लेट आउट वाली है अंडर न्यू स्कीम सर। फिर सर इन्होंने तीसरा एक्सेप्शन क्या दिया सर? तीसरा एक्सेप्शन 115 BBE सबसेक्शन 2 में दिया सर। ऐसा हुआ सर कि किसी के यहाँ पे एक कैश डिपॉजिट है सर, असेसमेंट हुआ सर, असेसमेंट होने के बाद वो जो कैश डिपॉजिट है 69A में एडिशन हो गई सर, या उसका कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लोन की एंट्रीज खड़ी हैं वो सेक्शन 68 में एडिशन हो गई सर। सर वो सेक्शन 68 की या 69 की या 69C की जो एडिशन होती है जिसका असेसी सोर्स नहीं बता पाता, तो वे इन पांचों हेड में से किस हेड में जाए? ये सवाल उठता है सर कि भाई ना तो वो सैलरी है ना हाउस प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो सोर्स ही नहीं बता पा रहा। तब वो जब सोर्स ही नहीं बता पा रहा या सोर्स सेटिस्फैक्टरीली नहीं बता पा रहा तो असेसिंग ऑफिसर्स क्या करते हैं सर? इन हेड्स ऑफ इनकम को अदर सोर्सेज में ऐड कर देते हैं सर। इन हेड्स को अदर सोर्सेज में जब ऐड कर देते हैं तो सर पहले क्या था, अमेंडमेंट आने से पहले ये था कि भाई अदर सोर्स की इनकम है, मेरे और लॉसेज हैं, मेरे और लॉस इस मेरी इनकम से सेट ऑफ हो जाएंगे और मेरी टैक्सेबल इनकम पे फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ मेरा कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस पे अगर कोई फर्क पड़ेगा तो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस पे फर्क पड़ेगा। तो उन्होंने एक अमेंडमेंट सेक्शन सबसेक्शन 2 में लेके आए फाइनेंस एक्ट 2016 से। उन्होंने ये कहा कि भाई आप सेट ऑफ भी नहीं क्लेम कर पाएंगे अगर आपकी इनकम इन सेक्शन 68 से लेकर 69D तक ऐड होती है, तो आप सेट ऑफ भी क्लेम नहीं कर पाएंगे डिस्पाइट द फैक्ट कि वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्लब करके ऐड करके आपकी टोटल इनकम चैप्टर 4 में डिटरमाइन करी गई है। तो यहाँ मतलब ये है कि भाई चैप्टर 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में जब सेट ऑफ की बात करी जाएगी तो ये हेड्स ऑफ इनकम से वो सेट ऑफ अलाउ नहीं किया जाएगा। दूसरा सवाल सर ये एक्सेप्शन जो आया, क्या स्पेकुलेटिव लॉस मैं अपने नॉर्मल इनकम से सेट ऑफ कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? स्पेकुलेटिव लॉस अपने नॉर्मल इनकम से सेट ऑफ कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? तो सेक्शन 73 में एक्सेप्शन दिया कि भाई नहीं, आप स्पेकुलेटिव लॉस को अपने नॉर्मल इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। अब आपका सवाल क्या था सर? आपका सवाल ये था कि मेरे पास नॉर्मल लॉस है और मेरे पास स्पेकुलेटिव इनकम है सर, तो क्या मेरी स्पेकुलेटिव लॉस इनकम को रिड्यूस किया जा सकता है, सेट ऑफ किया जा सकता है अगेंस्ट नॉर्मल बिजनेस लॉस? तो मेरा जवाब है सर बिल्कुल किया जा सकता है। सेक्शन 73 सिर्फ स्पेकुलेटिव लॉस के सेट ऑफ पे पाबंदी लगाता है, स्पेकुलेटिव लॉस के विषय में एक रिस्ट्रिक्शन इंपोज करता है। वो कभी भी ये नहीं कहता कि भाई आपका नॉर्मल ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस हो या नॉर्मल करंट ईयर का बिजनेस लॉस हो, वो आपकी स्पेकुलेटिव इनकम से सेट ऑफ किया नहीं जा सकता। तो कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई कॉवेनेंट उस नेचर का नहीं है
तो ये इंटरप्रिटेशन है कि भाई हम उसको सेट ऑफ कर सकते हैं सर। सर अभी एक सिंस स्पेकुलेटिव वर्ड आ गया तो मैं एक विषय यहां लेना चाहता हूं, स्पेकुलेटिव का मतलब है क्या सर? सर स्पेकुलेटिव का मतलब यहाँ पे सर अगर हम बात करें कि भाई क्या मैं शेयर्स में ट्रेडिंग कर रहा हूं तो क्या वो स्पेकुलेटिव है या नहीं है, वो कैसे डिटरमाइन किया जाएगा कि वो स्पेकुलेटिव है कि नहीं? तो सेक्शन 73 में एक एक्सप्लेनेशन है सर, वो प्राइमरीली अप्लाई करती है कंपनीज। एक मिनट सर। सर सर जो हम सॉरी सर, जो अभी हमारी नॉर्मल इनकम नॉर्मल एसएससीज हैं अदर देन कंपनीज, उनके केस में मुझे कैसे डिसाइड करना है सर? जो मैं शेयर्स में डीलिंग कर रहा हूं, क्या मैं उस शेयर्स की डीलिंग या उस शेयर्स का डिलीवरी लूंगा या नहीं लूंगा? अगर मैं उस ट्रांजैक्शन को अदरवाइज देन डिलीवरी लेना चाहता हूं, जिसे हम कहते हैं इंट्रा डे ट्रेडिंग की मैं बात करता हूं, तो वो स्पेकुलेटिव लॉस की कैटेगरी में आएंगे सर। लेकिन अदर देन दैट, चाहे फ्यूचर्स में मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, चाहे मैं किसी और शेयर्स में फ्रीक्वेंट परचेज सेल कर रहा हूं, तो वो नॉर्मल एसएससीज के केसेस में वो स्पेकुलेटिव इनकम नहीं है, वो मेरी नॉर्मल इनकम है। ओनली इंट्राडे ट्रेडिंग इन केस ऑफ अदर एसएससीज वो हमारी स्पेकुलेटिव है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी इंट्राडे ट्रेडिंग वो स्पेकुलेटिव है, लेकिन अगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में मैं फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग करता हूं जिसमें 15 डेज या 7 डेज जो भी कॉल ऑप्शन के हिसाब से अवेलेबल है, वो स्पेकुलेटिव इनकम मेरी नहीं है। अब सर हम आए इस एक्सप्लेनेशन 73 की क्या बात है सर? ये एक्सप्लेनेशन 73 ये कहता है सर कि भाई अगर कोई कंपनी जिसका प्राइमरी बिजनेस शेयर्स में डील करना ना हो, या जिसका प्राइमरी बिजनेस लोन्स एंड एडवांस में डील करना ना हो, जिसकी मेन सोर्स ऑफ इनकम जो पीजीपीपी हेड में इनकम है वो बैंकिंग से या ट्रेडिंग ऑफ शेयर से नहीं है, और वो एंटिटी वो कंपनी शेयर्स के परचेज सेल में डील करती है, तो वो हमारे लिए स्पेकुलेटिव इनकम है सर। अभी हमने क्या कहा और एसएससी के केस में कि अगर हम डिलीवरी के साथ शेयर्स में डील करते हैं तो वो स्पेकुलेटिव इनकम, स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं है। लेकिन कंपनी के केस में अगर वो एक्टिविटी उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज से मैच नहीं करती है तो वो स्पेकुलेटिव इनकम है सर। दूसरा सर, वो कहते हैं कि ऐसी कंपनी जिसका मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू कैपिटल गेन्स, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज या हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्स में है और बिजनेस से नहीं है, उनके लिए भी ये ट्रेडिंग जो है वो स्पेकुलेटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो कैपिटल गेन्स अदर सोर्सेज उससे है, बिजनेस से नहीं है। अगर मेरा मेन सोर्स बिजनेस से है जो कि मेरा ट्रेडिंग का बिजनेस नहीं है, तो मेरे लिए वो इनकम बिजनेस इनकम स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम की कैटेगरी में आएगी अगर मैं शेयर्स में परचेज या सेल की ट्रांजैक्शन करता हूं। अगर वो मैं ट्रांजैक्शंस को कैपिटल गेन्स की श्रेणी में नहीं ले जाता, भाई मेरे पास सीबीडीटी सर्कुलर क्या कहता है कि मैं शेयर्स को दो पोर्टफोलियो में रख सकता हूं, मेरे पास चॉइस है। जो एक पोर्टफोलियो में कैपिटल एसेट के रूप में रख रहा हूं, एक पोर्टफोलियो में एज बिजनेस एसेट के रूप में रख रहा हूं। वो जो बिजनेस एसेट के रूप में कंपनी अगर कोई पोर्टफोलियो रख रही है और वो पोर्टफोलियो उसका ऑब्जेक्ट क्लॉज से मैच नहीं करता, उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज से मैच नहीं करता, तो वो पोर्टफोलियो स्पेकुलेटिव बिजनेस की कैटेगरी में फॉल करेगा। दूसरा जो हमारा जनरल रूल था कि भाई आप वन हेड की इनकम को दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं एक्सेप्ट कैपिटल गेन्स, तो वो उसमें एक एक्सेप्शन नंबर 5 है, वो ये कहते हैं कि भाई अगर आपका इनकम हॉर्स मेंटेनिंग ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्स से है तो भी आप उसका लॉस बाकी इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते, आप उसका लॉस उसी के हेड की इनकम से सेट ऑफ करेंगे। अब सर हमारा जो नेक्स्ट उसमें जनरल रूल है, वो जनरल रूल ये कहता है कि भाई हम कैपिटल गेन्स की जो लॉस है उसको कैसे सेट ऑफ करेंगे। अभी हमने ऊपर जनरल रूल पढ़ लिया बाकी 4 हेड्स ऑफ इनकम के लिए।
अब हम यहाँ देख रहे हैं इस फिफ्थ हेड के लिए, कैपिटल गेन्स के लिए उन्होंने क्या कहा कि भाई उन्होंने साफ कह दिया सेक्शन 71 सबसेक्शन 3 में एक क्लियर डिस्क्लेमर दे दिया कि भाई कैपिटल गेन के अंदर अगर कोई लॉस है तो वो आप किसी और हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। उसी हेड के अंदर अगर कोई है तो आप उसी हेड के अंदर जो इनकम है या उसी से आप इस लॉस को सेट ऑफ करेंगे। फिर उन्होंने क्या कहा, सेक्शन 70 सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3, उसमें ये कहा कि भाई जो लॉस अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट से है, ध्यान रखिएगा सर यहां वर्ड में इस्तेमाल कर रहा हूं एसेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, मैंने ये नहीं कहा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। ये हमको डिस्टिंक्शन आगे जब हम कुछ केस से स्टडी करेंगे तो ये डिस्टिंक्शन हमें काफी काम आएगी कि द लॉस राइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट जो है सर वो किसी भी एसेट के गेन से सेट ऑफ किया जा सकता है। मीनिंग देयर बाय शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, अगर मैं वैसी भाषा में बात करूं कि भाई शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ किया जा सकता है। लेकिन जो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे जो लॉस आया है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के ऊपर जनरेटेड इनकम से ही सेट ऑफ किया जा सकता है। अब सर मैं यहां पे आपको दो डिफरेंसेस थोड़ा सा मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा जो नए बिल में जो है और जो ओल्ड बिल में है। नए बिल में तो सीधा सीधा जैसे मैंने आपको अभी हिंदी में बताया सिंपल उस लैंग्वेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख दिया कि भाई आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट पे अगर कोई लॉस है तो आप उसको किसी भी एसेट के ऊपर जो गेन अराइज हो रहा है उसको चाहे लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो से सेट ऑफ कर सकते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे लॉस है तो आप उसको सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे अराइजिंग होने वाले इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा पुराना एक्ट है वो पुराना एक्ट वर्ड इस्तेमाल करता है अराइव्ड एट अंडर सिमिलर कंप्यूटेशन। सर इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है सर जब हम शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के ऊपर जब कोई गेन निकालते हैं तो सर हम सेक्शन 45 से लेके सेक्शन 48 के अंदर निकालते हैं सर। और एक शॉर्ट टर्म कैपिटल और कोई इनकम जो हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स निकालते हैं सर सेक्शन 50 में भी निकालते हैं। यहां मोड ऑफ कंप्यूटेशन डिफरेंट है सर, सेक्शन 45 से लेके 48 में एक मोड ऑफ कंप्यूटेशन डिफरेंट है और सेक्शन 50 में जो मोड है प्रिस्क्राइब्ड है वो मोड डिफरेंट है सर। और सर ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंस अब इसलिए भी आ सकती है क्योंकि सर जो सेक्शन 112 में जो प्रोवाइजो में बेनिफिट दिया गया है और जो इनकम टैक्स यूटिलिटी जब हम कोई एसेट 24 और 23 ऑफ जुलाई 2024 के बाद जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं और जो इनकम टैक्स यूटिलिटी जो प्रोविजन का फॉलो करके इनकम टैक्स को कंप्यूट कर रही है सेट ऑफ अलाउ कर रही है वो इस इंटरप्रिटेशन जो सिमिलर कंप्यूटेशन का जो इंटरप्रिटेशन है उसको थोड़ा सा डिफरेंट कैटेगरी में ले जा रही है। इस डिस्प्यूट को सर सबसे आखिरी में लूंगा सर क्योंकि इसमें कोई कॉन्क्रीट व्यू मेरा नहीं बन पा रहा। मैं आपके सामने दोनों व्यूज जो अवेलेबल हैं जो मैंने कई सारे सीनियर से डिस्कस करा है उसके बाद जो दोनों व्यूज अवेलेबल है वो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और आपके व्यूअर्स जो व्यू करेक्ट समझते हैं वो उसको टेकअप कर सकते हैं सर। अभी जो हम सिमिलर कंप्यूटेशन की बात करते हैं नीचे हम कुछ केसेस अभी डिस्कस करते हैं सर जिससे हम ये समझ पाएंगे इस सिमिलर कंप्यूटेशन का क्या महत्व है सर। सर मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं सर फिर बाद में हम फिर ऊपर आएंगे सर। सर जैसे अभी हम पहला क्वेश्चन जो मेरे जो फ्रेम किया सर, पहला क्वेश्चन जो मैंने फ्रेम किया जो लॉस अगर वन हेड में मैंने बनाया वो एग्जेम्प्ट है सर, सेक्शन 1038 आज की डेट में नहीं है एग्जाम, बट एक एग्जाम्पल लिया कोई ऐसे कैटेगरी में अगर कोई इनकम है जो एग्जेम्प्ट है क्या वो मेरे अदर हेड्स ऑफ इनकम से सेट ऑफ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। मीनिंग देयर बाय अगर सर इनकम होती तो मैं सेक्शन 10 में क्लेम कर लेता कि हाँ ये इनकम मेरी एग्जेम्प्ट है सर, लेकिन कोई इनकम मेरी एग्जेम्प्ट सोर्स एग्जेम्प्ट है लेकिन मेरा उसमें इनकम के बजाय लॉस आ रहा है तो वो क्या लॉस में अदर हेड्स में सेट ऑफ कर सकता हूं सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 70 और 71। यहां सर दो व्यूज हैं सर। सर पहला व्यू एक व्यू ये कहता है कि सर आपको ये टेस्ट करना है कि क्या पूरा सोर्स ही एग्जेम्प्ट है या सिर्फ एक स्ट्रीम एग्जेम्प्ट है। सर जो मैंने एग्जांपल लिया सेक्शन 10 क्लॉज 38 का सर इसमें क्या हुआ सर उसमें कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है सर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज लिस्टेड सिक्योरिटीज जो है वो सर चार्जेबल टू टैक्स है अंडर सेक्शन 111 कैपिटल ए।
लेकिन लॉन्ग टर्म वाला हमारा एग्जाम्प्ट है सब्जेक्ट टू आज की डेट में 1.25 लाख रुपीस, और पहले टाइम में पूरा 1038 में होल इनकम वाज एग्जाम्प्ट। तो यहां सवाल क्या ये उठता है कि क्या मेरा जो लॉस उस सेक्शन में अराइज होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे जो मेरा लॉस अराइज होता है, क्या वो लॉस मैं अपने अदर इनकम से सेट ऑफ कर सकता हूं? मैं यहां कैपिटल गेन की बात कर रहा हूं सर। कैपिटल गेन के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला है सर? भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे जो मेरा लॉस है वो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है सर। तो क्या मैंने एक लैंड बेच दी सर, उस लैंड बेचने के ऊपर लॉन्ग टर्म एसेट था, उस लैंड बेचने के बाद मुझे लॉन्ग टर्म इनकम कैपिटल गेन्स जनरेट हो गया सर, और यहाँ मुझे शेयर्स लॉन्ग टर्म शेयर्स बेचने के बाद ऊपर लॉस हो गया सर, और वो लॉस मेरा एग्जाम्प्ट है सर। क्या मैं इस लॉस को सेट ऑफ कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? तो यहाँ व्यू 1 क्या कहता है, व्यू आईटीएटी मुंबई का ये व्यू कहता है कि सर पूरा सोर्स एग्जाम्प्ट नहीं है। अगर ये एसेट जो लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं शॉर्ट टर्म होते, ये लिस्टेड सिक्योरिटी अगर शॉर्ट टर्म होते तो मुझे 111 कैपिटल ए में टैक्स देना होता। अगर मुझे टैक्स देना होता तो इसलिए इसका जो लॉस है वो लॉस मेरा सेट ऑफ के लिए एलिजिबल, मेरी अदर सब्जेक्ट टू सेक्शन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस मेंशन्ड अंडर सेक्शन 70 और 71 के हिसाब से वो वहां सेट ऑफ होगा। व्यू नंबर 2 क्या कहता है सर? व्यू 2 ये कहता है, जो कि आईटीएटी कोलकाता का व्यू है, वो कहता है कि नहीं जी, इनकम इंक्लूड्स लॉस। अगर इनकम एग्जाम्प्ट है तो वो लॉस को माइनस, जो इनकम है लॉस को उन्होंने कैटेगराइज किया माइनस इनकम, उसको हम सेट ऑफ के लिए एलिजिबल नहीं मानेंगे। उनका मानना यह है कि वो लॉस जो है सेट ऑफ के लिए एलिजिबल है ही नहीं, क्योंकि वो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में चैप्टर 4 में आया ही नहीं। और वो चैप्टर 4 में आया ही नहीं तो हम उसे सेट ऑफ के लिए नहीं मानेंगे। तो ये व्यू नंबर हमारा 2 है सर। अब सर हम वापस और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। और जो कलकत्ता हाई कोर्ट का व्यू है, मैं सेक्शन 74 पढ़ रहा था, जो सेक्शन 74 ये कहता है सर हम लॉस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं सर। जो हम लॉस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो लॉस कैरी फॉरवर्ड होने में वो क्या कहता है, लॉस असेसेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। तो जो कोलकाता आईटीएटी का व्यू क्या है कि भाई जो इनकम एग्जेम्प्ट थी तो लॉस भी एसेसेबल ही नहीं है इनकम टैक्स एक्ट में। जब लॉस उस चैप्टर ऑफ हेड में एसेसेबल ही नहीं है तो लॉस अलाउ नहीं होना चाहिए। हाउएवर मेरा व्यू 1 के साथ रेजोनेट करता है। भाई टोटल जो अगर सारा का सारा लिस्टेड सिक्योरिटीज पे चाहे शॉर्ट टर्म गेन हो चाहे लॉन्ग टर्म गेन हो, अगर वो सारा का सारा ही एग्जेम्प्ट होता तो मेरा लॉस कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ की रिस्ट्रिक्शंस जो आईटीएटी कोलकाता ने बताए वो फेयरली अप्लाई होते। लेकिन सिर्फ शॉर्ट टर्म पे तो हम टैक्स दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म लॉस को हम सेट ऑफ अलाउ नहीं कर रहे। तो ये आईटीएटी मुंबई के हिसाब से व्यू जो है दैट इज क्वाइट करेक्ट। सर सिमिलर एक केस स्टडी मैंने अभी रीड करी, तो वो क्या कहता है सर, मेरे 2 तरह की यूनिट्स हैं सर, एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है सर और एक डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में यूनिट है सर। तो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है सर उसका जो टैक्स उस पर जो प्रॉफिट्स है वो 100% एग्जेम्प्ट है सर सपोज। तो अगर उस 100% एग्जेम्प्ट है और वहां मेरे को लॉस हो जाए सर, तो वहां मुझे जो लॉस होगा वो मैं पहले अपने अदर हेड्स में जो इनकम है उसे सेट ऑफ कर लूंगा या पहले उसके बाद में डिडक्शन लूंगा सर। मीनिंग देयर बाई कि भाई मेरा ईओयू से सर 100 रुपीज का लॉस है और डीटीए वाले में मेरे को सर 120 रुपीज का प्रॉफिट है सर। तो क्या मैं 120 रुपीज पे अपनी टोटल इनकम कंप्यूट करूंगा या सिर्फ 20 रुपीज पे अपनी टोटल इनकम कंप्यूट करूंगा? तो सर यहाँ कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, उसने कहा कि भाई आप जो है इस 100 रुपीज का जो लॉस है जो आपका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट से आया है आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं विद योर अदर इनकम सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 70 एंड 71। और सर उसके अगेंस्ट जो एसएलपी है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी है। हाँ, रीजंस नहीं दिए हैं। तो दो इट इज फेयरली अ लॉ ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जन अप्लाई नहीं हुआ, वो स्टेट ऑफ कर्नाटका में अप्लाई करेगी सिर्फ।
बट एज अ मैटर ऑफ लॉ हमारे सामने एक प्रोपोजिशन ऑफ लॉ है जो कहती है कि भाई हाँ हम उसको सेट ऑफ कर सकते हैं सर। अब सर दूसरा जो इशू मैं आपके सामने केस स्टडी में देख रहा था उसमें क्या, जैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है या ऐसी यूनिट जिनकी इनकम 10A 10B 10AA वगैरह में एग्जेम्प्ट होती हैं, वो उन्होंने अपना सरप्लस फंड्स जो है बैंक में पार्क कर दिया सर। अगर उन्होंने सरप्लस फंड अपना बैंक में पार्क कर दिया और उस पे इंटरेस्ट इनकम जनरेट होती है सर, पहला डिस्प्यूट तो हमारा सर सबको पता है कि वेदर दिस इनकम इज अंडर चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड अदर सोर्सेज या इट इज चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबी। तो उसमें ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा, अगर इवन इफ इट इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और इसके अगेंस्ट एग्जेम्पशन आपको अवेलेबल नहीं भी है, फिर भी ये जो इनकम है इट हैज बीन डायरेक्टली लिंक्ड विद एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। तो जो बेनिफिट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को मिलते हैं विद रिस्पेक्ट टू पीजीबीपी इनकम, वो इंटरेस्ट ऑन दिस बिजनेस बैंक डिपॉजिट्स मिलेंगे। आप उसको सेक्शन 56 में कैटेगराइज नहीं करेंगे, आप इसको बिजनेस हेड में ही कैटेगराइज करेंगे। और उसी तरीके से सेट ऑफ के जो प्रोविजंस हमारे जो एप्लीकेबल होंगे वो इस इंटरेस्ट इनकम पे भी एप्लीकेबल होंगे। ये इसलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है सर कि हमारा सपोज कोई ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है सर, और मेरा बिजनेस इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है या इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड्स हैं जो चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 56 हो जाता है। भाई सेक्शन 56 एक स्पेसिफिक प्रोविजन है, वो कहता है कि भाई डिविडेंड जो है आप सेक्शन 56 में चार्जेबल टू टैक्स बनाएंगे सर। मैंने वहां 56 में चार्जेबल टू टैक्स बना लिया, लेकिन मेरा दूसरे हेड्स ऑफ इनकम में बिजनेस लॉस है सर। अब ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस की क्या कैटेगरी है, वो कहता है कि भाई ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस तो अगले सालों में, उस साल में तो आप किसी से भी सेट ऑफ कर लो सब्जेक्ट टू सैलरी इनकम, लेकिन अगले सालों में आप बिजनेस लॉस को सिर्फ बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ करोगे। अब मैंने यहाँ आपको रिस्ट्रिक्शन डाल दी कि भाई ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस जो है सिर्फ बिजनेस इनकम से सेट ऑफ होगा, और जो मेरी इंटरेस्ट की इनकम है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से मैं इसे सेट ऑफ नहीं कर सकता। तो हमारे सामने ये सवाल उठा कि क्या जो इंटरेस्ट इनकम इंट्रिंसिकली कनेक्टेड है मेरे बिजनेस इनकम से, और जो कि डीमिंग प्रोविजन की वजह से मैं सेक्शन 56 में क्लासिफाई कर रहा हूं, क्या उसके अगेंस्ट मुझे सेट ऑफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मेरा मानना है सर, क्योंकि वो प्रॉफिट्स और गेन्स एसोसिएटेड विद बिजनेस है तो उस पर भी हमें सेट ऑफ मिलेगा। एक केस लॉ में नीचे भी अभी जब रेलेवेंट सेक्शन 50 के संदर्भ में जब हम पढ़ेंगे, कनेक्शन में जब हम उसको थोड़ा सा रीड करेंगे सर, तब हम उस केस लॉ को भी डिस्कस कर लेंगे। अब सर एक हमारे सामने एक केस स्टडी से, मैं क्वेश्चन नंबर 2 के सामने, अगर आपके सामने विजिबल है प्रॉपरली स्क्रीन पे, तो ये कहती है सर हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है अंडर सेक्शन 111 कैपिटल ए अराउंड 34 करोड़ का। मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है सर 111 ए में 9.99 करोड़ का, और मेरा अदर एसटीसीजी है जो 30% पे टैक्सेबल है, दैट इज अराउंड 2.09 करोड़। सर आपको पता है 111 कैपिटल ए में 23 जुलाई 2024 से पहले 15% और 23 जुलाई 2024 के बाद 20% पे टैक्सेबल है, और मेरी एसटीसीजी मेरा नॉर्मल हेड्स ऑफ इनकम में उसकी तरह टैक्सेबल है, और मैं मान लीजिए ये 30% में टैक्सेबल है क्योंकि ये कंपनी का केस है या अदर देन इंडिविजुअल का केस है, तो मैं एमएमआर पे टैक्सेबल है। तो यहां सवाल उठता है कि मैं इस जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, जो 9.99 सीआर का जो लॉस है, इस लॉस को कैसे सेट ऑफ करूंगा? अभी हमने जनरल रूल पढ़ा सर कि भाई मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को अंडर सिमिलर कंपटीशन किसी भी हेड से सेट ऑफ कर सकता हूं। मेरे पास 15% या 20% वाले ब्रैकेट में, सर ध्यान रखिए टैक्स ब्रैकेट है मेरे पास, कंपटीशन नहीं है वो टैक्स ब्रैकेट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, और दूसरा टैक्स ब्रैकेट 30% वाले टैक्स ब्रैकेट में भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है किस हेड से पहले मैं सेट ऑफ करूंगा? क्या मैं 111 एक से सेट ऑफ करूंगा या अदर एसटीसीजी से सेट ऑफ करूंगा? असेसी ने क्या कहा कि सर मेरा जो एसटीसीजी अदर एसटीसीजी है वो 30% पे टैक्सेबल है, तो मैं अपना जो वो लॉस है पहले उससे सेट ऑफ करूंगा, और उसके बाद जो बचा हुआ है वो 111 ए से सेट ऑफ करूंगा। जो बचा हुआ है मेरी नेट टैक्सेबल इनकम, उस हिसाब से जो चार्जेबल टू टैक्स है वो कम आएगी।
सीपीसी ने क्या कहा, नहीं जी आपका ये 111A में जो प्रॉफिट है पहले उसको सेट ऑफ करेंगे और फिर उसके बाद जाके आप अदर एसटीसीजी को इनकम डिटरमाइन में वहां सेट ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे ऑनरेबल आईटीएटी ने ये कहा कि सर, आईटीएटी मुंबई ने ये कहा कि भाई जहां सेक्शन 70 में जो वर्ड है अंडर सिमिलर कॉम्पिटिशन वर्ड लिखा हुआ है, अंडर सिमिलर कॉम्पिटिशन और सेक्शन अगर हम 111A को पढ़ते हैं तो वहां वर्ड टैक्स रेट है, वहां मेथड ऑफ कॉम्पिटिशन चेंज नहीं हो रहा, ओनली रेट आपका डिफरेंट लगाया जा रहा है। मेयरली बिकॉज एक ट्रांजेक्शन पे एसटीटी पे हो रहा है, एक ट्रांजेक्शन पे एसटीटी पे नहीं हो रहा है, लेकिन दोनों ही शॉर्ट टर्म कैपिटल की श्रेणी में आते हैं, तो वो सेट ऑफ अलाउ होना चाहिए। सीक्वेंसिंग इस केस में सेट ऑफ के लिए जो बेस्ट बेनिफिशियल है एसएससी के लिए वो लेनी चाहिए, और आईटीटी मुंबई ट्राइब्यूनल ने इस बात को अफर्म किया कि भाई एसएससी का चॉइस है कि वो अदर एसटीसीजी से करना चाहे या अपने 111A वाले से करना चाहे। फिर सर हमारे सामने ऐसा ही सवाल उठता है कि सर जब हम कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो बिजनेस एसेट के रूप में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे फैक्ट्री की बिल्डिंग है सर, जब हम फैक्ट्री की बिल्डिंग को हम डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे होते हैं तो सेक्शन 45 तो सेक्शन 48 में हम उसका कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम नहीं करते बिल्डिंग का, हम उसकी कॉम्पिटिशन करते हैं सेक्शन 50 में, क्योंकि वो ब्लॉक ऑफ एसेट का पार्ट होती है और डब्ल्यूडीवी से माइनस करते हैं। तो क्या अगर हमारे ऐसे केस में सेक्शन 50 में गेन है, सेक्शन 50 में गेन है और 45 टू 48 में अगर कोई इनकम डिटरमाइन होती है, वहां जो इनकम में अगर हमारा लॉस है सर, तो क्या वो लॉस इस सेक्शन 50 के इनकम से हम सेट ऑफ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? सेक्शन 50 का गेन वेदर इट विल बी अलाउड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट इन सॉरी लॉस जो है आपस का हम सेट ऑफ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बिकॉज सेक्शन 50 विल जनरली वुड हैव इनकम, तो अगर उसमें इनकम है और हमारे 5 to 48 में लॉस है तो वो हमारा सेट ऑफ एलिजिबल होगा या नहीं होगा? तो मेरा मानना है, कोई मेरे पास जुडिशियल अभी प्रोनाउंसमेंट नहीं है, माय व्यू इज क्योंकि वर्ड सिमिलर कंपटीशन है, कंपटीशन मेथड चेंज हो गया है, तो यहाँ पे जो सेट ऑफ का मैकेनिज्म है शायद हमें एलिजिबल ना हो, क्योंकि वर्ड, लेकिन अब जो नया लॉ है उसमें ये वर्ड अंडर सिमिलर कंपटीशन नहीं है, तो अंडर न्यू लॉ ये हमें एलिजिबल हो सकता है। अब सर हमें ये तो पता ही है सर, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज ये सेक्शन 50 के कैपिटल गेन के श्रेणी में है। वो क्या कहती हैं कि सेक्शन 50 में जो गेन है, जो सेक्शन 50 में गेन है, इट इज अ गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ मे बी अ गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ अ लॉन्ग टर्म एसेट, गेन वुड बी क्लासिफाइड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जब हम सेक्शन 54 ईसी में बेनिफिट लेने की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई वहां जो 54 ईसी में वर्ड लिखा हुआ है गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, तो वो कहते हैं कि जो सेक्शन 50 में जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है वो भी आप सेक्शन 54 ईसी के बॉन्ड्स की एप्लीकेशन के लिए आप ले सकते हैं। तो अगर हम इस कैटेगरी में अगर हम जाते हैं सर, और इसी तरीके से हम सेक्शन 70 को रीड करते हैं, सेक्शन 70 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 क्या कहता है सर? ये कहता है कि लॉन्ग टर्म एसेट के ऊपर जो गेन अराइज हो रहा है वो सिर्फ मैं लॉन्ग टर्म एसेट के लॉस से ही सेट ऑफ कर पाऊंगा, या अदर वे लॉस को जो मैं इनकम से सेट ऑफ कर पाऊंगा। तो यहाँ पे जो गेन सेक्शन 50 में आया वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आया, अगर एसेट मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की कैटेगरी में फॉल करता है तो वेदर दिस गेन वुड बी रिस्ट्रिक्टेड और माई loss on other short long term asset, loss on my other long term asset would be restricted, वो एक हमारे लिए डिस्प्यूट का इश्यू बन सकता है सर। भाई मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट पे जो लॉस आ रहा है उसको तो इससे सेट ऑफ कर ही सकता हूँ क्योंकि वहां तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, भाई लॉस मैं किसी भी हेड की इनकम से सेट ऑफ कर सकता हूँ, लेकिन मैं जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का जो लॉस है वो मैं इसकी इनकम से सेट ऑफ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, वहां एक रिस्ट्रिक्शन है। तो उस कैटेगरी में तो ये रिस्ट्रिक्शन हमारी उस तरह रीड करी जा सकती है। अब सर स्लम सेल है सर, स्लम सेल में हम सेक्शन 45 टू 48 में नहीं जाते, हम अंडरटेकिंग की नेटवर्थ वगैरह निकालते हैं सर। तो वो जो हम अंडरटेकिंग की नेटवर्थ वगैरह निकाल के फिर हम कंप्यूटेशन ले जाते हैं, तो क्या वहां पे भी अप्लाई होगा हमारा ये रूल? तो वहां भी एक देखने वाला विषय है। आईटीएटी अभी रिसेंटली में पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि भाई हाँ जी, अदर अगर आपका कोई
स्लम सेल में गेन है और आपके अदर हेड्स में लॉस है तो आप सेट ऑफ कर सकते हैं। मेरा मानना है क्योंकि वहां पे इशू नेट अंडर सिमिलर कंपटीशन वाला वर्ड नहीं था, नेट रिजल्ट का भी कोई जिक्र नहीं था, तो इसलिए वो व्यू एक अलग व्यू में जा सकता है। अब सर हम यहाँ आते हैं सर, मेरे पास दूसरा सवाल जो है सर, मेरा सवाल ये कहता है सर, iOS मेरे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है 9 लाख रुपीस की, मेरा बिजनेस लॉस है 11 लाख रुपीस का, अब मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 6,000 रुपीस का, मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1 करोड़ रुपीस का, विच इज चार्जेबल टू टैक्स है 20%। अब मैंने क्या किया सर, मेरा जो बिजनेस लॉस है वो मैंने क्या किया कि भाई मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर लिया, बाकी बचा हुआ मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर लिया, और मेरे पास 80C की डिडक्शन थी, 80D की डिडक्शन थी, 80G की डिडक्शन थी और 80TTA की डिडक्शन थी, मेरे जितनी भी हेड्स की डिडक्शन थी मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से कर लिया, और मेरा जो बचा हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर जो टैक्स बनता था, मेरा अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का लॉस मैंने थोड़ा सा एडजस्ट करके 11 लाख को 60,000 को उसमें से एडजस्ट कर लिया, तो मेरा जो टैक्स है वो कम आ गया। सीपीसी ने क्या कहा कि भाई जो आपका बिजनेस लॉस है वो पहले हम iOS से सेटल करेंगे, उसके बाद कैपिटल गेन से सेटल करेंगे। तो क्या ये जो सीक्वेंस उन्होंने अडॉप्ट किया कि भाई मैं कुछ पहले iOS को करूंगा, iOS के बाद बचा कुचा जो सरप्लस बचेगा वो मैं STCG से करूंगा, फिर जो बचे कुचा है वो फिर मैं LTCG से करूंगा, बैलेंस सीक्वेंसिंग सीपीसी ने ऐसी ली। क्या ये जो सीक्वेंसिंग है, फर्स्ट iOS देन STCG देन LTCG, वेदर दिस सीक्वेंसिंग इज एज पर लॉ, बिकॉज इस सीक्वेंसिंग की वजह से इस सिचुएशन में मेरे को 80C 80D 80G 80TTA का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा जो इनकम आती है वो 9.38 लाख आती है और मेरा बिजनेस लॉस 11.60 है, तो मेरी जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ डिडक्शन ऑन चैप्टर 6 है वो 0 हो जाती है, तो चैप्टर 6A का बेनिफिट मुझे 0 मिलता है, जिसकी वजह से मुझे हायर रेट ऑफ टैक्स, क्योंकि LTCG जो 20% पे टैक्सेबल है उस पे मुझे कोई 80C 80D 80G 80TTA का डिडक्शन अलाउ नहीं होता। तो असेसी ने क्या किया, कुछ मैंने अपना टैक्स को कम करने के लिए कुछ iOS से सेटल कर लिया, कुछ STCG से कर लिया, कुछ LTCG से कर लिया, इन द मैक्सिमम प्रोपोर्शन की मुझे लेस टैक्स देना पड़े। तो यहाँ पे ऑनरेबल ITAT मुंबई ने कहा कि भाई सीक्वेंसिंग असेसी की मर्जी है, बिकॉज हमारा सेक्शन 70 सब सेक्शन 1 में हमने एक जनरल रूल सेट किया कि भाई आप किसी भी हेड से सेटल कर सकते हैं, असेसी की चॉइस है, असेसी को सेट ऑफ करना ही करना है, ये मैंडेटरी है, लेकिन असेसी की चॉइस है कि वो किस हेड से कितना करना चाहे, सब्जेक्ट टू भाई और सेक्शंस में जो कंडीशंस दी हुई हैं वो वायलेट ना हो। ITAT मुंबई ने कुछ ऐसा कहा, ITAT पुणे ने कुछ और कहा, उन्होंने कहा कि भाई पहले आपको iOS से सेटल करना है, लेकिन अगर मैं क्रक्स देखूं वहां फैक्चुअल सिनेरियो भी यही कह रहा था कि भाई मैक्सिमम बेनिफिट एसएससी को प्रोवाइड करना है, वहां के फैक्ट्स और सिनेरियो थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, उसकी वजह से वहां ITAT ने होल्ड किया कि भाई iOS से पहले सेटल करना है, लेकिन वहां जो रेशो निकल के आया वो रेशो ये निकल के आया कि भाई हमको मैक्सिमम बेनिफिट एसएससी को प्रोवाइड करना है। तो हमारे सामने ये निकल के आया कि भाई कोई लॉ में कोई सीक्वेंसिंग का कोई मेथड नहीं है, इस सिनेरियो में जिस भी सीक्वेंस में हम चाहें उस सीक्वेंस में हम इंटर हेड एडजस्टमेंट कर सकते हैं। भाई हमें पता है कि हाँ हम सैलरी हेड से एडजस्टमेंट नहीं कर सकते बिजनेस लॉस की, बाकी हेड से हम जिस भी सीक्वेंस में चाहे हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सर अब हम ऊपर आते हैं सर वापस जहां हमने अपने आप को छोड़ा था, हमने अपने आप को लॉन्ग टर्म एसेट जो अंडर सिमिलर कंपटीशन की हमने बात करी थी, हम वहां आ गए थे। अब सर हमने क्या किया सर, हम लॉस की तो हम बात करते हैं कि हाँ हम लॉस को ऐसे सेट ऑफ करेंगे, ऐसे इंट्रा हेड सेट ऑफ करेंगे, ऐसे इंटर हेड सेट ऑफ करेंगे। कई सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं सर कि भाई मैं कुछ प्रोसीजरल कंडीशन भी मुझे फुलफिल करनी है जिसके बाद मुझे सेट ऑफ अलाउ होगा। वो प्रोसीजरल कंडीशंस क्या है सर? वन ऑफ द प्रोसीजरल कंडीशन है कि भाई मुझे अपनी कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम या रिटर्न ऑफ इनकम टाइमली फाइल करनी। अगर मैं अपनी रिटर्न ऑफ इनकम टाइमली फाइल नहीं करूंगा तो मुझे लॉस का कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ नहीं, मुझे लॉस का कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा ड्यूरिंग द ईयर। अगर कोई सेट ऑफ है सब्जेक्ट टू सेक्शन 70 71 वो मिलेगा, आगे कैरी फॉरवर्ड जो अगर अनअब्सॉर्ब्ड वाला पार्ट है वो मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाऊंगा।
अब मेरे पास सिचुएशन आती है कि भाई मैंने सर 139(1) की जब टाइम लिमिट थी, 139(1) की टाइम लिमिट में तो रिटर्न ऑफ इनकम भरती सर। मेरे पास 139(5) का टाइम लिमिट दिसंबर तक होता है सर, तो मैंने 139(5) तक में अपने रिटर्न को रिवाइज कर दिया, और रिवाइज रिटर्न में मैंने फ्रेश लॉसेस क्लेम कर दिया और रिटर्न ऑफ लॉस बना दिया सर। अब मैंने इसे 139(3) में रिटर्न ऑफ लॉस बना दिया, तो क्या मैं इस रिटर्न ऑफ लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं सर? मेरी ओरिजिनल रिटर्न टाइमली फाइल्ड है सर, मेरी ओरिजिनल रिटर्न टाइमली फाइल्ड है, बट वो रिटर्न ऑफ इनकम है, रिटर्न ऑफ लॉस नहीं है। अब यहां सिचुएशन ये अराइज हो रही है कि क्या जो 139(5) में जो रिटर्न मैंने फाइल की है वो वेदर दैट विल स्टेप इनटू द शूज ऑफ 139(1) रेड विद सेक्शन 139(3), और अगर ये दोनों के सेक्शन के हार्मोनियस रीडिंग के बाद वो 139(1) के रिटर्न में आ जाती है, आई एम एलिजिबल टू टेक कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस, अदरवाइज नॉट। हमारे सामने विप्रो का केस आया सर, विप्रो का केस आया। विप्रो में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई आपने जो फ्रेश क्लेम किया रिवाइज रिटर्न में, वो लॉस आपने बिलेटेड फाइल करेगी, मानी जाएगी, 139(3) के लिए वो टाइमली नहीं मानी जाएगी। हाँ, आपने कोई डिडक्शन, कोई एग्जेम्पशन लॉस ऑलरेडी क्लेम किया था, उसका रिवाइज्ड कॉम्पुटेशन फाइल कर दिया, दैट इज अ डिफरेंट इशू। बट ऑल टुगेदर ही कोई नई चीज ले आए आप, रिटर्न ऑफ इनकम को आपने रिटर्न ऑफ लॉस में बदल दिया, दैट इज नॉट इन द कैटेगरी ऑफ ओमिशन। हाँ, थोड़े बहुत फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे हम केसेस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बट द प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिमेन्स। इफ देयर इज अ जेन्युइन ओमिशन और तो ठीक है बात सर, भाई आप रिटर्न ऑफ इनकम टाइमली फाइल्ड, आप लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बट इफ इट इज नॉट अ केस ऑफ जेन्युइन ओमिशन एंड द रिटर्न ऑफ इनकम हैज बीन ट्रांसपोज्ड एज रिटर्न ऑफ लॉस, आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। आपने बिल्कुल फ्रेश चीज लिया है, आप लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। सेट ऑफ कर लीजिए उस साल के लिए, वो असेसमेंट में चेक कर लेगा कि वो लॉस जेन्युइन है या नहीं है, बट आपको कैरी फॉरवर्ड अलाउ नहीं करेगा। इसका असर सर क्या हो रहा है सर, थोड़ा सा मैं इस विप्रो, मतलब मुझे पता नहीं सीपीसी इसको फॉलो करता है या नहीं करता। हम आपने नोटिस किया होगा जब हम चैरिटेबल ट्रस्ट के रिटर्न फाइल करते हैं, चैरिटेबल, सर आप सोच रहे होंगे क्यों मैं लिया है सर, क्योंकि लॉ रीड करते मेरे माइंड में वो चैरिटेबल ट्रस्ट की वो जो दुविधा है जो बहुत सारे एसएससीज फेस कर रहे हैं, मैं समझ में आ गई सर कि सीपीसी उनको बेनिफिट क्यों डिनाई कर रहा है। वो कह रहा है 139(1) जब हमने रिटर्न फाइल करी, अब पहले ओरिजिनल हमने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करी, उसमें हमने बेनिफिट लेने से रह गया सर। क्या बेनिफिट लेने से रह गया कि भाई हमको सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 में फॉर्म 10 फाइल करना होता है, वो फाइल करने से रह गया था, और वो हमने उसका बेनिफिट 10B भरते समय नहीं दिया। लेकिन एसएससी के कंसल्टेंट ने आईटीआर भरते समय कहा कि भाई आपको फॉर्म 10 भरना है, फॉर्म 10 भर लीजिए, और आईटीआर की ड्यू डेट से पहले हम भर देंगे, तो प्रोसीजरल डिले है, हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं, हमें सीआईटी के पास भी कंडोनेशन के जाने की जरूरत नहीं है, हमने रिटर्न से पहले भर दिया, प्रोसीजरल डिले, सब्सटेंटिव डिले नहीं है, हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं, हम आईटीआर में ले सकते हैं। आप नोटिस करेंगे वो सब केसेस या तो सीपीसी ने क्या कह दिया कि भाई आपकी ऑडिट रिपोर्ट डिलेड फाइल है और आपके ऊपर कंपटीशन में टैक्स लगा दिया, या सीपीसी ने क्या कहा कि भाई आपने टोटल इनकम आपकी आपके हिसाब से निकाल दी, असेसमेंट में केस आपका स्क्रूटनी में खोल दिया, आपने कहा, उसमें कहा गया कि भाई आपने जो रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट फाइल करी है फॉर्म 10 के बाद, वो जो ऑडिट रिपोर्ट आपने रिवाइज्ड फाइल करी है दैट इज बियॉन्ड ड्यू डेट, आपके ऊपर क्यों ना हम उसका बेनिफिट डिनाई कर दें। सिमिलर केस 139(1) के रिटर्न में भर रहा था, बहुत जल्दी जल्दी मैंने कहा बेनिफिट मेरा लूज ना हो जाए, मैंने रिटर्न भर दी, रिवाइज रिटर्न का टाइम मेरे पास अवेलेबल था, मैं रिवाइज रिटर्न के टाइम तक उसमें करेक्ट करके करेक्ट कंप्यूटेशन फाइल कर दी, मैंने करेक्ट 10B भी अपलोड करा दिया, मैंने करेक्ट कर दिया। तो वहां सीपीसी क्या कह रहा है कि भाई जो आपने 10B फाइल किया, जो आईटीआर फाइल करी है, बियॉन्ड ड्यू डेट फाइल करी है, और इसका मैं बेनिफिट आपको जो आपने एग्जेम्पशंस क्लेम करी है इसका बेनिफिट नहीं दूंगा, क्योंकि आपने ये रिवाइज रिटर्न में क्लेम करी है, विच इज नॉट योर ओरिजिनल रिटर्न। आप सीपीसी की कंप्यूटेशन भी अगर जो 143(1) की जो इंटीमेशन आ रही है उसमें इस रिटर्न को जो उन्होंने 139(5) में रिटर्न फाइल करी है उसी को ओरिजिनल रिटर्न बताते हैं और उसी की तरीके से कंप्यूटेशन निकालते हैं। तो ये हो सकता है विप्रो को ज्यादा ही लिटरली ले लिया है ना सर, तो वो एक इशू डिस्प्यूट है, मैं एक ट्राइब्यूनल में हियरिंग में सुन रहा था, तो वहां इस एंगल पे, विप्रो के एंगल पे उस डिसीजन को नहीं देखा गया, उस कंप्यूटेशन ऑफ इनकम को दोनों को कंपेयर करके नहीं देखा गया, तो
the view whether this revised computation part takes the character of 139(1) वो उस तरीके से जज नहीं हुआ। और जज साहब मेरे लिए आगे बढ़ गए, ये मानते हुए सिंपल प्रपोजिशन ऑफ लॉ को आगे लेते हुए चले गए, भाई 139(1) टाइमली फाइल्ड है, 139(5) में जो रिटर्न फाइल करिए विल स्टेप इनटू द शूज ऑफ हमारी जो रिटर्न ओरिजिनली 139(1) में फाइल्ड है। बट एज अ मैटर ऑफ कंसल्टेंट और हमको ध्यान रखना है कि 139(5) में हम बहुत बड़ा कोई ड्रास्टिक चेंज ना कर रहे हो और वो उसी परिधि में फॉल करता हो कि वो 139(1) की श्रेणी में फॉल करता हो। मेयर छोटा मोटा कॉम्प्यूटेशनल एरर हो जाए, करेक्शन हो जाए, वो हम कर सकते हैं। ऐसा ऑल टुगेदर ही कोई नई इनकम, ऑल टुगेदर नया सोर्स ऑफ लॉस हम उसमें हेड ऑफ इनकम ना लिया। अब सर दूसरा इशू ये है कि भाई मैंने कौन सी टाइमली रिटर्न फाइल करनी है सर, जिस साल मेरा लॉस है या जिस साल मैं सेट ऑफ क्लेम कर रहा हूं सर। सर कुछ लोग मुझसे कहते हैं दोनों मुझे टाइमली फाइल करनी है, जिस साल मेरा लॉस है उस साल प्रॉपरली फाइल करनी है ताकि कंप्यूटेशन प्रॉपरली हो सके, और जिस साल मेरा लॉस सेट ऑफ है उस साल भी मुझे उसको टाइमली फाइल करनी है, कैरी फॉरवर्ड वाली ईयर में भी और सेट ऑफ वाली ईयर में भी। सर मेरा मानना है, आईटीटी बेंगलोर का कहना है कि मुझे कैरी फॉरवर्ड वाले ईयर में टाइमली फाइल करना है, उसका इफेक्ट मेरे सेट ऑफ वाली ईयर पे नहीं पड़ेगा। सेट ऑफ वाली ईयर में मैं उसको अगर बिलेटेड भी फाइल्ड है तो मुझे उसका बेनिफिट मिल जाएगा सर। अब सर मेरा लॉस था सर 3 से 4 साल पुराना, मेरा लॉस 3 या 4 साल पुराना था और अब मैं उस लॉस बीच में मैंने 2-3 साल रिटर्न नहीं भरी सर। आई हैव नॉट फाइल्ड द रिटर्न फॉर इंटरमीडिएट पीरियड में, जो बीच का पीरियड था मैंने रिटर्न फाइल नहीं करी। अब मैं पुराने लॉस को, जो मेरे उसमें जो टाइमली फाइल्ड रिटर्न्स थी उसमें जो लॉस डिटरमाइंड था, उस लॉस को मैं यहाँ इस साल में सेट ऑफ मांग रहा हूँ सर। मेरे बीच के पीरियड की रिटर्न फाइल्ड नहीं है सर, तो क्या वो मुझे लीगली अवेलेबल है सेट ऑफ करने के लिए सर? तो सर यहाँ अगेन 2 व्यूज हैं सर। एक व्यू ये कहता है कि सर ये जो इंटरमीडिएट वाला पीरियड है उसमें कोई इनकम ही नहीं रही होगी, अगर इनकम ही नहीं रही होगी तो सेट ऑफ का मुद्दा अराइज ही नहीं होता, इसलिए जो लॉस आपका कैरी फॉरवर्ड था जब आपने रिटर्न फाइल करी वो एज इट इज ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा और इस साल आप सेट ऑफ कर सकते हैं। मेरा सवाल ये है सर, जो सेट ऑफ हमें करना होता है क्या मेरी चॉइस है या मैं बाउंड बाय लॉ हूं? सर अगर मैं बात करूं सेक्शन 71 की सर या सेक्शन 70 की, वहां वर्ड लिखा है शैल सर, वहां वर्ड लिखा है शैल वहां। और जब हम कैरी फॉरवर्ड की बात करते हैं, सो मच ऑफ लॉस एज नॉट हैव बीन सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड मुझे उतना ही अलाउ होता है। तो इसका क्या मतलब है सर, तो जो मेरा लॉस मुझे सेट ऑफ करना है वो मैं बाउंड बाय लॉ हूं। ये बात अलग है सर कि मुझे चॉइस मिल गई, जैसे वर्ड में हमने पढ़ा था अभी कि भाई मेरा बिजनेस लॉस है, मैं किसी भी हेड से अपनी मर्जी से सेट ऑफ कर सकता हूँ, सैलरी को छोड़ के बाकी किसी हेड से सेट ऑफ कर सकता हूँ। मे वर्ड इसलिए इस्तेमाल है, मे वर्ड का इस्तेमाल इसलिए नहीं है कि भाई मैं इस साल नहीं चाहता कि इस साल मेरी तो बिलो टैक्सेबल आ रही है तो मैं इस बार सेट ऑफ नहीं करता हूँ, अगले साल ले चलता हूँ। तो यहाँ मेरी इनकम बिलो टैक्सेबल भी आ रही है तब भी मुझे सेट ऑफ करना है, उसके बाद बचा हुआ जो मेरा लॉस है वही कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो जब इंटरवीनिंग पीरियड में मैंने रिटर्न फाइल ही नहीं करी तो असेसिंग ऑफिसर कैसे डिटरमाइन करेगा या आपका ऑडिटर भी कैसे डिटरमाइन करेगा कि भाई इंटरवीनिंग पीरियड में आपकी इनकम 0 थी बिफोर सेट ऑफ? चैप्टर 4 में अगर हम इनकम कैलकुलेट करें वो इनकम 0 थी इंटरवीनिंग पीरियड में। तो उसी को व्यू लेते हुए वन ऑफ द आईटीटी इन जेन्युइन बिल्डर्स केस में कहा कि भाई आपको इंटरवीनिंग पीरियड में आपने आईटीआर फाइल नहीं करी, हम आपको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉस का, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस का अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने यहाँ कहा एक केस में उन्होंने कहा कि भाई आपको हम अलाउ कर देंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने इंटरवीनिंग पीरियड में रिटर्न फाइल नहीं करी। सर अब हम और देखते हैं और केसेस। अब हम सर सेक्शन 72 को एक बार देखते हैं। सेक्शन 72 सर प्राइमरीली कैरी फॉरवर्ड के लिए है। सेक्शन 72 हमें कैरी फॉरवर्ड के लिए कहता है कि भाई आप
जैसे हमने कहा कि भाई सेट ऑफ इन सेम ईयर में है तो कभी भी किसी भी हेड से सेट ऑफ कर लो सब्जेक्ट टू आर कंडीशन इन 70 एंड 71। लेकिन उन्होंने कहा अगर बिजनेस लॉस है तो आप अगले साल जो उसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ करेंगे। ठीक है सर, हम बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ करेंगे। सर ये जो मैंने प्रोविजन है ये सेक्शन 72 का प्रोविजन है। वो क्या कहता है कि भाई जो आपने ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, बिजनेस लॉस है, वो किससे सेट ऑफ कर सकते हैं? इट शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट्स एंड गेन्स इफ एनी ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन। यहां वर्ड सर प्रॉफिट्स एंड गेन्स कंप्यूटेड अंडर द हेड पीजीबीपी नहीं है सर, या नेट रिजल्ट कंप्यूटेड अंडर द हेड पीजीबीपी नहीं है सर। यहां वर्ड है प्रॉफिट्स और गेन इफ एनी ऑफ एनी बिजनेस प्रोफेशन। इससे से वो गेन को भी मैं अपने ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस से मैं सेट ऑफ कर सकता हूं सर। जैसे हम ऊपर एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे कि भाई डिविडेंड इनकम है, सिक्योरिटी है, सिक्योरिटीज मेरा बिजनेस का काम है, तो जो डिविडेंड इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर रहा हूं, तो क्या मैं उससे भी सेट ऑफ कर सकता हूं? दो वो टैक्सेबल है सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सर, बट सेक्शन 72 की जो डेफिनेशन, ये जो वर्डिंग फ्रेजोलॉजी है, ये कहती है प्रॉफिट्स ऑफ गेन्स इफ एनी ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन। तो सर वो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस मेरा उस इनकम से भी सेट ऑफ होगा जो मेरे इनकम फ्रॉम है, उस इनकम से भी सेट ऑफ होगा जो इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन्स है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन इट हैज इंट्रिंसिक लिंकेज विद माय बिजनेस एंड प्रोफेशन। सर उसके लिए मैंने एक जजमेंट है, दैट जजमेंट इज ऑफ भोजराज टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड वर्सेस एशिया 176.com और बॉम्बे हाई कोर्ट का बोलते हैं, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस के एस श्रीराम सर ने दिया था सेम जजमेंट मद्रास हाई कोर्ट में जब वो उनका ट्रांसफर हुआ अभी रिसेंटली, तो उन्होंने वहां पे भी ये जजमेंट दिया कि भाई आपको जो सेट ऑफ है वो मिल सकता है। सर मेरा बिजनेस लॉस भी होता है सर, मेरा अनअब्जॉर्व डेप्रिसिएशन भी होता है सर। अब सर मेरा अनअब्जॉर्व डेप्रिसिएशन होता है तो मैं किस सीक्वेंस में करूंगा सर? अगर मैं सारे सेक्शंस को समराइज करूं, सेक्शन 32 सब सेक्शन 2 कहता है कि भाई आपको जो लॉस यहाँ कैलकुलेट अनअब्जॉर्ब्ड रह गया उसको अगले साल की करंट ईयर डेप्रिसिएशन मान लेना। सर आप क्या कह रहे हो? सेक्शन 32 कह रहा है कि भाई इस साल का जो लॉस सेट ऑफ होने से रह गया, इस साल का जो लॉस मेरी बिजनेस इनकम से सेट ऑफ होने से रह गया, इस साल का अगले साल के डेप्रिसिएशन को करंट ईयर का डेप्रिसिएशन मान लेना। मैं उसे अगले साल का करंट ईयर डेप्रिसिएशन मान लूंगा तो क्या होगा सर? तो मुझे प्राथमिकता सेट ऑफ में उसको देनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा नहीं जी, वहां उन्होंने वर्ड दे दिया आई एम सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 70, विच मीन्स कि भाई पहले सेक्शन 72 का बेनिफिट दिया जाएगा, उसके बाद आपको सेक्शन 32 का अनअब्जॉर्व डेप्रिसिएशन का बेनिफिट दिया जाएगा। मीनिंग देयर बाई सर मेरा जो सीक्वेंसिंग आ गई सर, पहले तो मेरे को करंट ईयर डेप्रिसिएशन अलाउ करना है सर, फिर उसके बाद मुझे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस का बेनिफिट देना है सर, फिर उसके बाद मुझे अनअब्जॉर्व डेप्रिसिएशन का बेनिफिट सीक्वेंस में देना है सर। जबकि सेक्शन 32 मुझे कह रहा है कि जो आपका अनअब्जॉर्व डेप्रिसिएशन है वो नेक्स्ट ईयर का करंट ईयर डेप्रिसिएशन बन जाएगा, तो उस सीक्वेंसिंग के हिसाब से तो उसे पहले नंबर पे आना चाहिए था सर। लेकिन सेक्शन 72 के लिए उसमें लिखा हुआ है कि आई एम सब्जेक्ट टू, तो इसलिए वो उसका सीक्वेंस नंबर 3rd में आ गया सर। और इसी बात को ऑनरेबल आईटीटी अहमदाबाद ने भी अपने जजमेंट में ही लिखा है सर। और इसका इफेक्ट क्या है सर? अगर हम सेक्शन 32 सब सेक्शन 2 की बात करें सर, तो यहाँ सीक्वेंस नंबर 3 पे आ गया सर, क्या मैं उसको अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से सेट ऑफ कर सकता हूं सर? भाई आपने सेक्शन 32 में कहा कि भाई हाँ मैं सेक्शन 72 के बाद आऊंगा, लेकिन आपने उस प्रिंसिपल ऑफ लॉ को चेंज नहीं किया जिसमें ये कहा गया कि भाई आई एम द पार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर्स करंट ईयर डेप्रिसिएशन, यानी कि मैं उस करंट ईयर का बिजनेस लॉस बन गया सर। अगर मैं उस करंट ईयर का बिजनेस लॉस बन गया तो सेक्शन 70 के हिसाब से मैं किसी भी हेड ऑफ इनकम से अपने
इस अनअब्जॉर्व डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ कर सकता हूं. आई एम नॉट लिमिटेड टू, अनअब्जॉर्व डेप्रिसिएशन इज सेइंग आई एम नॉट लिमिटेड टू बिजनेस इनकम इन द ईयर ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड. आई कैन गेट सेटल्ड सेट ऑफ विद अदर इनकम एज वेल. अगर मेरे पास बिजनेस इनकम इतनी नहीं है कि मेरा अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को वो एडजस्ट कर ले, अब्जॉर्ब कर ले, तो मेरे पास ऑप्शन है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ कर लूं, मेरे पास ऑप्शन है कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर लूं, मेरे पास ऑप्शन है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से सेट ऑफ कर लूं. और ये मेरे पास सर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है सर, एसकेएम इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है हम सेट ऑफ कर सकते हैं. सॉरी सर, वो दूसरे पे है. हमारे पास जो जजमेंट है सर वो सीआईटी वर्सेस वीरमानी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड है सर, एंड सीआईटी वर्सेस जयपुरिया चाइना क्ले माइंस प्राइवेट लिमिटेड है सर. अब हमारे सामने एक एग्जाम्पल है सर, जो हम एक एग्जाम्पल के रूप में कर सकते हैं सर. मेरे पास ब्रॉड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 17 लाख रुपीज का. मेरे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है सर 40 लाख रुपीज का. अब सर मुझे ये जो 17 लैक्स है पहले 40 लैक्स में से सेटल कर लेने हैं, फिर उसके बाद 54 ईसी का बेनिफिट देना है, या पहले 54 ईसी का बेनिफिट देना है फिर मुझे ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉस की तरफ जाना है. सर यहाँ पे ऑनरेबल हाई कोर्ट से कहते हैं कि भाई पहले आप कॉम्पुटेशन निकाल लीजिए, 54 ईसी का बेनिफिट दे दीजिए, उसके बाद जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं. तो आपका जो लॉस कैरी फॉरवर्ड है वो 2 लैक्स है. अगर मैं 40 लैक्स में से 70 लैक्स पहले माइनस कर देता सर, तो मेरे पास जो कैरी फॉरवर्ड के लिए आइटम अवेलेबल होता, वो मेरे पास जो लॉस अवेलेबल होता वो जीरो होता. इस सिचुएशन में मेरे पास जो लॉस अवेलेबल है वो 2 लैक्स है, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को 25 लाख रुपए 54 ईसी के बॉन्ड्स में मैंने इन्वेस्ट कर दिए हैं. तो मेरे पास जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो चार्जेबल टू टैक्स बन रहा था वो 15 लैक्स का बन रहा है. तो सर अब हमें क्या देखना है सर, आज की जो परिप्रेक्ष्य में जो आईटीआर हम फाइल कर रहे हैं सर, या जो गवर्नमेंट ने यूटिलिटी निकाली है, उसमें उन्होंने कहा कि भाई आपको हम आपने एसेट 23 जुलाई 2024 से पहले परचेज कर लिया आपने, और 23 जुलाई 2024 के बाद आप सेल कर रहे हो, तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट या आपको विदाउट इंडेक्सेशन का बेनिफिट जो भी बेनिफिशियल प्रोविजन होगा, हम उस बेनिफिशियल प्रोविजन के हिसाब से आपका कंपटीशन करेंगे. सर अभी तक हमने ये पढ़ा सर सेट ऑफ कैसे करना है सर. सर नेट रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि क्या मुझे एसेट वाइज पहले इनकम निकालूंगा फिर सेट ऑफ करूंगा. सर मेरे एक एसेट है उसमें 4 हाउस प्रॉपर्टीज हैं, तो मैं क्या वो 20% का या 12.5% का प्रोविजन जो मुझे लगाना है वो क्या पहले प्रॉपर्टी वाइज लगाऊंगा मैं. वर्ड हम यहाँ 2 चीजों का ध्यान रखेंगे सर. अंडर सिमिलर कॉम्पिटिशन जो हम सेक्शन 70 में पढ़ रहे थे सर, 112 के जो प्रोवाइजो में हम जो जा रहे हैं, वहां जो बेनिफिट दे रहे हैं वो हम बेनिफिट टैक्स रेट में दे रहे हैं. वहां लिख रहे हैं कि भाई इनकम अगर आपकी कंप्यूट होकर आती है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोविजन एज एग्जिस्टिंग प्रायर टू फाइनेंस एक्ट 2024, तो मतलब लॉ जो मेरा फाइनेंस एक्ट 2024 से पहले था, पहले मुझे उन एसेट्स को आइडेंटिफाई करना है जो एसेट पे मैं इस बेनिफिट को ले सकता हूं. मेरे पास वो 4 एसेट आए जो मैंने 23 जुलाई 2024 से पहले लिए सर. तो मेरा बेनिफिट क्या बनता है कि मैं ओल्ड प्रोविजंस के हिसाब से इनका नेट रिजल्ट निकालूं सर. नेट रिजल्ट का क्या मतलब है सर, मैं पहले इन चारों का कैपिटल गेन्स निकालूंगा, आपस में इंट्रा हेड सेट ऑफ कर लूंगा, फिर उसके बाद में सेक्शन 112 के उसमें आऊंगा. यूटिलिटी क्या कर रही है कि पहले आपका चारों हेड्स में अलग अलग इनकम निकाल रही है, वो चारों प्रॉपर्टी की अलग अलग इनकम निकाल रही है और उसको 12.5 से कंपेयर कर रही है, और फिर आपको इंट्रा हेड सेट ऑफ के लिए ले जा रही है, जो मेरे मानने में सही नहीं है. भाई पहले तो आप 20% के प्रोविजन से निकाल लीजिए, आप 12.5% के प्रोविजन से निकाल लीजिए, जो बेनिफिशियल है मुझे को वो बेनिफिट अवेलेबल करा दी. वो कह रहे नहीं, आप एसेट वाइज निकाल दीजिए, जिसमें लॉस आ रहा है 20% के वजह से वो लॉस इग्नोर कर दीजिए.
वो सेट ऑफ नहीं करने दे रहे दूसरे हेड से, जबकि अंडर सिमिलर कंप्यूटेशन की बात कर रहा हूं सर मैं। अगर मैं उस लॉस को सेट ऑफ ले जाना चाह रहा हूं और मैं सारे को 20% इंडेक्सेशन से कंप्यूट करना चाह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एक 12.5 से कर लो और एक 20% से कर लीजिए, जो 20% वाला लॉस आएगा वो उससे सेट ऑफ कर लीजिए, मैं ऐसा कह ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूं कि मैं जो ओल्ड प्रोविजन है मैं उस ओल्ड प्रोविजन के हिसाब से कंप्यूट करना चाहता हूं, उस ओल्ड प्रोविजन के हिसाब से इंट्रा हेड मुझे सेट ऑफ अलाउ कर दीजिए। अगर उसके बाद इनकम आती है उस इनकम को 20% के हिसाब से टैक्स कर लीजिए, और नहीं आती है, मेरे को 12.5% बेनिफिशियल पड़ता है तो मेरे 12.5% से कंप्यूट कर लीजिए। मेरा सेट ऑफ दोनों प्रोविजन में अलग अलग होने चाहिए, लेकिन वो प्रॉपर्टी वाइज निकाल के सेट ऑफ वहीं दे रहे हैं, जो कि प्रॉपर नहीं है सर, बट यूटिलिटी है सर, क्या कर सकते हैं सर। दूसरा जो हम सेट ऑफ की बात करते हैं सर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा सर, दो ही जो मेन मुद्दे मेरे बचते हैं सर। सेक्शन 78 जिसमें हम बात करते हैं सर चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, अगर हम बात करते हैं फर्म के केस में या वैसे केसेस में, तो वो कहते हैं कि अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है या उसकी डेथ हो जाती है तो, और वो कंटिन्यू नहीं करता है, तो वो कंटिन्यू नहीं करता है तो जो उसका जो लॉस है सर, वो जो लॉस है वो अलाउ नहीं होगा। मीनिंग देयर भाई जिस समय मेरा लॉस बुक हुआ था उसमें 4 पार्टनर्स थे, हर एक के 25% ईच शेयर था। आज की डेट में एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो 25% का लॉस मुझे अलाउ नहीं होगा जो उस पार्टनर से एसोसिएटेड है सर। अब इस बात में ये रहती है कि भाई कई बार पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है कि भाई उसके लीगल हेयर उसके शूज में स्टेप इन कर जाएंगे। उस केस में क्या ये जो लॉस का जो हम कैरी फॉरवर्ड डिनाई कर रहे हैं उस पार्टनरशिप फर्म को, क्योंकि उस पार्टनरशिप कंटिन्यू कर रही है और उस लॉस को उसके लीगल हेयर्स स्टेप इन कर चुके हैं, तो इट इज अ केस ऑफ सक्सेशन और इनहेरिटेंस, तो उस केस में उसको मिलना चाहिए। बट अगर हम सेक्शन को वैसे लिटरली रीड करते हैं तो वो हमें डिनाई करता है। हाउएवर अगर मेरी शेयर होल्डिंग रेशियो चेंज होती है या मेरे को एडमिशन ऑफ पार्टनर्स होते हैं, तब उस केसेस में पार्टनरशिप फर्म को जो लॉस कैरी फॉरवर्ड का या सेट ऑफ का जो बेनिफिट है वैसा का वैसा ही मिलता रहता है, ओनली इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डिसीज जहां पे हमें बेनिफिट डिनाई किया गया सर। और अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन के केस में ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन विल अप्लाई एज इट इज, भाई मेरा चेंज ऑफ पार्टनर हो या डिजीज पार्टनर हो, रिटायरमेंट हो, उस पे अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन के रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। सर जो हम कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस की बात करते हैं क्लोजली हेल्ड कंपनीज की अगर हम बात करते हैं, तो वहां कहते हैं कि भाई जिस साल में लॉस हुआ उस साल की जो शेयर होल्डिंग है और जिस साल आप सेट ऑफ क्लेम करना चाह रहे हो उसके लास्ट डेट में 51% शेयर होल्डिंग कॉमन होनी चाहिए। अगर 51% शेयर होल्डिंग कॉमन नहीं है तो आपको वो लॉस उस साल का कैरी फॉरवर्ड अलाउ सेट ऑफ नहीं करा जाएगा। हाउएवर उन्होंने कहा कि भाई ये जो रूल है सिर्फ क्लोजली हेल्ड कंपनीज पे अप्लाई होगा, और ये रूल अगर कोई इंडियन कंपनी है जिसकी जो कि एक फॉरेन कंपनी की सब्सिडरी है उस पर अप्लाई नहीं करेगा, या चेंज इन शेयर होल्डिंग अगर हमारा गिफ्ट या विल या ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से होती है उस पर अप्लाई नहीं करेगा, और ये हमारा अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन के कैटेगरी में जो लॉस है उस पर अप्लाई नहीं करेगा। तो सर ये मेरी छोटी सी प्रेजेंटेशन है सर, जो मैंने इस कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस के ऊपर बनाई है सर। अगर किसी के कोई सवाल अनआंसर्ड रह गए हो तो वो मुझसे शेयर कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भव्य जी। सभी लोग अनम्यूट हैं और हमारे बीच में आदरणीय गणेश भव्य साहब आ चुके हैं, पहले से ही हैं काफी समय से, जो जबलपुर से हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। बाद में कंक्लूडिंग मारेंगे। सभी लोग अनम्यूट है, किसी का कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन बनता है तो पूछ सकते हैं। रवि जी, अभी जो आप एक डिस्कस कर रहे थे कि जो यूटिलिटी में है, जो अभी इसमें प्रॉपर्टी मैंने 23 जुलाई के बाद में बेची है, यस सर। और मेरी प्रॉपर्टी अब्रॉड है, फॉर एग्जाम्पल दुबई में है। पहला पॉइंट तो ये आता है कि वो कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में आएगा या नहीं आएगा, तो आएगा या कैपिटल एसेट्स? सर मेरे हिसाब से तो कैपिटल डेफिनेशन में आना चाहिए, उसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ कि वो है, प्रॉपर्टी उसमें शुड बी लिखा इन नहीं, ऐसा इंडिया, नहीं है, एक पॉइंट। है अब ना। क्वेश्चन आता है कि मेरा मेरा वहाँ लॉस हो रहा है। अब यस सर। जो लॉस होने में इंडेक्सिंग से लॉस है मेरा यस सर। 1 CR के आसपास, और यस नए सर। रेवेन्यू से वो टैक्स लायबिलिटी आ जाती है। तो जो आपने यस भी कहा ना यूटिलिटी से, वो कैरी यस सर। फॉरवर्ड नहीं करता किसी चीज से, ना हाँ कैरी सर वो फॉरवर्ड, मैं, ना वो कैरी फॉरवर्ड करता, ना किसी को सेट ऑफ करता।
हाँ सर, वो तो मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्रीड हूँ। वो क्या कहता है कि भाई आपको जो बेनिफिट है ना, सिर्फ टैक्स रेट पर्पस बस के लिए है, बस। है ना, कैरी फॉरवर्ड के लिए नहीं है। मैं सर उनकी इस बात से एग्री करता हूँ सर। मैं उनकी इस बात से एग्रीड हूँ कि भाई मैं, जो आपने बेनिफिट मुझे दिया है वो पूरा बेनिफिट नहीं दिया। आपने कहा कि कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, मेरे सिर्फ टैक्स रेट पर्पस के लिए, मेरी अदर इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा सर। हम्म, लेकिन सर मेरे पास जो अदर सिमिलर कंप्यूटेशन में मेरे पास सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, उनमें जो गेन आ रहा है उससे तो सेट ऑफ होगा ना सर। मैं उन्हीं को भी ओल्ड मैकेनिज्म से कंप्यूट कर रहा हूँ, हम्म, वहां तो आपको बेनिफिट देना है ना सर। हम्म, आप मेरा कह रहे हो कि भाई पहले हर चीज को हम चैप्टर 6 से देखते चलेंगे, सॉरी चैप्टर 6 से। मैं कह रहा हूं पहले चैप्टर 4 में हम इनकम तो कंप्यूट कर लें सर। भाई आपने वहां मुझे बेनिफिट दिया कि भाई पहले चैप्टर 4 के हिसाब से इनकम कंप्यूट कर लो, एज पर ओल्ड प्रोविजन, एज पर न्यू प्रोविजन। तो जब मैंने ओल्ड प्रोविजन के हिसाब से उस हेड की इनकम कंप्यूट कर ली, तो मेरा रेट तो बाद में आना चाहिए ना सर। आप पहले रेट ले आ रहे हो सर, है ना सर। यहाँ और थोड़ा उसका कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज है, हो सकता है कि अभी जो, अच्छा, रोहित सर ज्यादा। जो नया लॉ भी आपने पढ़ लिया होगा, तो इसमें कुछ कैपिटल एसेट की डेफिनेशन कुछ चेंज हुए हैं क्या? ये सर देखे मैंने नहीं इतना अभी? देखेंगे, करेक्ट। नहीं देखा नहीं मैंने सर। चलिए साहब, सभी लोग अनम्यूट हैं। किसी का कोई क्वेरी, कोई प्रश्न, कोई बनता है तो आदरणीय वैभव गोयल जी से पूछ सकते हैं, फिर बाद में हमारे गणेश भाई साहब तो करेंगे इसमें। आपने इतना अच्छे से समझा दिया कि कोई क्वेरी बनी नहीं रही किसी की। या सर ऊपर से चला गया सर, दोनों बातें हैं वजह सर। साहब भी आ चुके। नहीं, वैभव जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से जो हमारे कैरी फॉरवर्ड और जो सेट ऑफ द लॉसेज है उसको, और अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन को, और बिजनेस लॉसेस को, और बाकी लॉसेस को जो समझाया है, वो बहुत अच्छी तरीके से, जो पूरा सिस्टमेटिक एक लॉ का प्रोविजन, एक स्मूथली और हारमोनियस जो इंटरप्रिटेशन है वो करते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। तो बहुत खुशी हुई है सुन करके, और बड़ा अच्छा इन्होंने इसमें अध्ययन कर रखा है एक एक केस लॉ के साथ। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो अभी जो नए प्रोविजन आएंगे, एक्ट मेरा ख्याल है जल्दी ही पास हो जाएगा। तो हो गया पुराने सर वो वाले से पास। कंपैरिजन करते हुए उसमें एक, जी जी, नहीं, राज्यसभा में भी संभवतः होने वाला था। तो वो तो राज्यसभा तो भी हो ही जाएगा। वो तो हो जाएगा। जी जी जी, तो एक बार अगर हाँ पूरा लॉ बन जाए, प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाए, तो हम्म, उसके बाद फिर जो है वो दोनों का कंपैरिजन करते हुए एक जरूर इनकी कक्षा रखिएगा, बड़ा जी लाभ जी। रहेगा उससे सब लोगों को। जी जी। डॉक्टर साहब, हम आपकी तो बहुत मुलाकात बहुत कराएं। धन्यवाद, आप बहुत हमारे बढ़िया गणेश जी। रोहित साहब में जबलपुर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और जी जी सीनियर जी, एडवोकेट हैं वहाँ पर, और हमारे एफटीपी के पास प्रेसिडेंट ऑल इंडिया के। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। धन्यवाद शर्मा जी। जी गोयल जी ने जो डेलिब्रेशन दिया है, आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग दैट आई हैव आल्सो लर्न फ्रॉम इट। इनका इतना वेल रिसर्च पेपर था कि उसमें कहीं कुछ ऐड करने की गुंजाइश नहीं बचती। हम्म, बहुत ही सुंदर ढंग से इन्होंने अपने एग्जाम्पल्स भी रेस किए हैं आपके सामने। यहाँ तक कि इतनी बारीकी तक बता दिया कि अगर आप सिमिलर कंप्यूटेशन है तो उसमें भी देखिए कंप्यूटेशन का सिस्टम और रेट दो अलग अलग चीजें हैं। हम्म, इतनी बारीकी में नॉर्मली लोग नहीं जाते हैं, मगर वैभव जी ने बहुत सुंदर अपना प्रेजेंटेशन दिया है। बल्कि मैं वैभव जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग कभी यहाँ कॉन्फ्रेंस करें अगर टैक्स की, तो आई वुड लाइक टू इनवाइट हिम एज ए स्पीकर। थैंक यू सर। बिल्कुल, श्योर ही हैड श्योर। डन एक्सीलेंट एक्सीलेंट जॉब। इतना मैंने हम्म, और भी लोगों से डेलिब्रेशन सुने हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस पे, हम्म, लेकिन एक एक शब्द की, एक एक सेक्शन की जो बारीकी हम्म, गोयल जी ने पॉइंट आउट की है वो साधारणतया लोग करते नहीं हैं। और न सिर्फ पॉइंट आउट की है, उसके लिए सपोर्टिंग जजमेंट भी सपोर्टिंग। इनने दिए हैं। यहाँ तक कि अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है दो जगह पर तो वो भी इन्होंने हाईलाइट किया है। तो ही हैज ए वेरी इन डेप्थ स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट एंड आई कैन से दैट नथिंग हैज बीन लेफ्ट आउट। सो आई हैव नथिंग टू ऐड बेसिकली। जी जी। और मैंने जैसा पहले कहा कि आई एब्सोल्युटली नो हेजिटेशन इन सेइंग दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम हिज डेलिब्रेशन टुडे। आई हैव बिकम वाइजर एज फार एज सेट ऑफ लॉस इज कंसर्न। थैंक यू गोयल जी। और चलिए। आपको विशेष धन्यवाद शर्मा जी कि आज आपने मुझे फिर याद नहीं, किया और इसका कार्यक्रम में शामिल किया ताकि और कुछ नॉलेज गेन हो सके। अब आप यार हम तो बुढ़े हो रहे हैं, अब नहीं पढ़ते नहीं पढ़ते नहीं है अपन। अपन तो गोयल जी सर, जैसे हमारे लोगों यहाँ को बड़े सुन लेते हैं, सीनियर, उसी में डॉक्टर सीख साहब हमारे लेते बड़े हैं। सीनियर एडवोकेट हैं। और सर, अयोध्या तो आप आ रहे हैं ना? कहाँ जी। पर? अयोध्या। नहीं सर, मैं नहीं आ रहा हूँ अयोध्या।
अभी वैभव मंदिर जी, पूरा बना नहीं है यार, मंदिर पूरा बन जाएगा तब जाएंगे। वैभव जी, एक चीज बताइए, जैसे मेरी अगर 3 प्रॉपर्टी है अगर मेरे पास, और 3 प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आ रही है, उसमें इंटरेस्ट प्रोविजन से 2 लाख से ऊपर जा रहा है, तो क्या ओल्ड प्रोविजन में मुझे मिलेगा या वहीं 2 लाख पर खर्चा हो जाएगा? सर 2 लाख तक की सेट ऑफ करंट ईयर में मेरे को रहेगा, बाकी उसका बैलेंस पोर्शन, सपोज 4 लाख रुपीज का आपका लॉस है और 2 लाख आपने सेटल कर लिया, तो जो बैलेंस 2 लाख है वो आगे से 8 ईयर्स तक आप कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ मतलब मिलेगा 2 लाख, कैरी ये फॉरवर्ड हो मतलब वही। जाएगा। हम्म हम्म, हाँ 2 लाख तक की मिलेगा, 2 लाख दे तक देंगे। मिलेगा। अच्छा, ये मुझे एक चीज बताइए, जैसे हमारा ये नई रेजिम और ओल्ड रेजिम, तो ओल्ड रेजिम में तो हम सैलरी वाले को स्विच ऑफ कर सकते हैं, बिजनेस वाले या प्रोफेशनल वाले को रीजन क्या रहा उसके पीछे करने का? मैं सवाल समझा नहीं सर आप। मतलब जो हमारा 115 BCA में जो ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम का है ना, यस सर, यस। रिटर्न रिटर्न तो आजकल सब न्यू रेजिम में फाइल कर रहे हैं, और कई कैलकुलेशन में ओल्ड रेजिम में हमें बेनिफिट होता है। यस। फॉर एग्जाम्पल सैलरी वाला तो स्विच ऑफ कर सकता है दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर, हाँ पर बिजनेस प्रोफेशन वाले के लिए इन्होंने राइटर लगा दिया। सर, बिजनेस प्रोफेशन वाले के पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं अपने पीएनएल को मैनेज करने के, और सैलरी वाले के पास फॉर्म 26 ऐसे सब फिगर है, तो वो क्या करेगा बेचारा। उन्होंने कह दिया आप तो बस एक बार हो गया, तो पूरे लाइफ टाइम में, मतलब उन्होंने कहा पूरे लाइफ टाइम में आप एक ही बार करेंगे, मतलब ना, अगर एक एक बार बार। मैंने ले लिया, एक बार ऑप्ट आउट, 2 बार हम्म, हो गया एक तरीके। हाँ एक बार ऑप्ट इन, एक बार ऑप्ट आउट। हाँ, तो ये भी मतलब ये भी बड़ा अच्छा, ये जो यार गौर इंटर डे वाला है ये हमारा, इसको तो हम लोग कहीं वाला पॉइंट ही नहीं था निकला, जो इंटर डे वाला एक बार देख लेते हैं, जो लॉस है उसका। इंटर जो इंट्रा डे का लॉस है सर, मैंने जैसे बताया स्पेकुलेटिव लॉस की कैटेगरी में फॉल करता है, क्योंकि वो सेटलमेंट इज विदाउट डिलीवरी ऑफ एसेट है सर, विदाउट डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटी, तो स्पेकुलेटिव लॉस की तरह ही वो ट्रीट किया जाए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ प्रॉफिट और लॉस का सेटलमेंट हो जाता है और एक्चुअल डिलीवरी नहीं ली, दैट इज स्पेकुलेशन बिजनेस, या स्पेकुलेशन ट्रेडिंग कहेंगे उसको, तो स्पेकुलेशन का स्पेकुलेशन में सेट ऑफ होगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गणेश्वर साहब, आपने समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और थैंक यू आदरणीय गोयल जी, वैभव आपको मैं याद करूंगा जरूर। श्योर थैंक यू श्योर। सर, बिल्कुल। बहुत तो हाँ, आप तो पूरे इंडिया में घूमते रहते हैं कहीं ना कहीं लखनऊ जी सर, और इनके साथ सर मैं भी आ जाऊंगा सर, जब आप याद करेंगे। नहीं सर, मैं तो जबलपुर ही बुलाऊंगा इनको। अच्छा, हम जबलपुर। बिल्कुल आऊंगा सर। हाँ आप भी आइएगा ना जरूर, आप तो साथ में, बहुत साथ में आ दिनों से जाएंगे नहीं ना, हम आया। साथ ही आ जाएंगे। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गणेश्वर साहब, बहुत बहुत चलिए, थैंक धन्यवाद यू, सबको नमस्कार। आदरणीय वैभव जी, आपने समय निकल समय दिया, और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार रूम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार छोटा सा विचार है, जीवन शतरंज के खेल की तरह है। जीवन शतरंज के खेल की तरह है, आप उठाए हुए कदम वापस नहीं ले सकते, आप उठाए हुए कदम वापस नहीं ले सकते, लेकिन आप अगले कदम बेहतर बना सकते हैं, लेकिन आप अगले कदम बेहतर। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओम। ओम। शांति शांति शांति। सभी प्रणाम। प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिः।